मेटल, ये 2-3 एग्जांपल हमने बात करे थे ना, फार्मा के शेयर्स देखे थे, इवन ऑटो के शेयर्स देखे थे, मेटल, मीडिया के बारे में बात नहीं करी, मेटल, ऑटो, फार्मा, ये 3, और आईटी भी देखा था। पीएसयू बैंक्स के शेयर हमसे रह गए थे, पीएसयू बैंक के शेयर्स हमसे रह गए थे, याद है? और एक्चुअली पीएसयू बैंक के शेयर्स और इन्वेस्टमेंट, ये दोनों ही चीजें, यदि एक बात आ जाएगी ना, कोई कह देगा इन्वेस्टमेंट, तो दूसरा वर्ड हमारी तरफ से निकलेगा पीएसयू बैंक। कोई वर्ड ले लेगा यदि पीएसयू बैंक, तो दूसरा वर्ड हमारे निकलेगा इन्वेस्टमेंट। ये इतना इतना शानदार तरीके से एक दूसरे से कोरिलेट करता है हमारे लिए, और आज के बाद आपसे आपके लिए भी करेगा। इवन आज के टाइम पर जो निफ्टी मीडिया है, उसमें बहुत सारे लोगों का नेटवर्क 18 में पैसा है, हाथवे में पैसा है, डेन में पैसा है, डाउन है वो, कोई 30%, 40%, 20%, 50%, ये डाउन है शेयर, ठीक है, कोई बात नहीं। बट उनमें भी आज के टाइम पर अपॉर्चुनिटी बनेगी, आज मतलब आज अपॉर्चुनिटी है तो कल उसका रिजल्ट मिलेगा। कल का मतलब 22 अप्रैल नहीं, आगे चल के, क्योंकि ऐसा बहुत पहले निफ्टी पीएसयू में हो चुका। निफ्टी पीएसयू की यदि मैं टॉप डाउन अप्रोच करूं ईयरली पर, कुछ नहीं है। कोविड में ये डाउन आया था ऑल टाइम लो, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, कुछ नहीं था यहां पर, मंथली, सीधे मंथली से स्टार्ट करते हैं। मंथली पर मेरे पास यहां पर एक तरह से कंफर्मेशन हो चुका था, ये कंफर्मेशन हो चुका था। और ये जब भी प्राइस कोई ऑल टाइम लो से रिएक्ट करे, या जब भी प्राइस कोई बिना डिमांड जोन के रिएक्ट करे, उसमें मैंने क्या रूल बताया कि कंफर्मेशन के तौर पर हमें 2 सप्लाई जोन ब्रेक होते हुए देखने चाहिए, और थोड़े अच्छे सप्लाई जोन्स हो, तब हम उसका कंफर्मेशन मानेंगे। तो आप मुझे बताइए, क्या इस रैली में कंफर्मेशन हो चुका था? बिल्कुल हो चुका था। और उसके बाद ये जो रैली रही, कंटिन्यूअसली हमने बात करी थी क्लास में कि यार देखो, ये बहुत शानदार तरीके से 21 और 22 में ऊपर गया, 23 में ऊपर गया, और एग्जैक्टली हमने कैनरा बैंक का और बैंक ऑफ बड़ौदा का भी चार्ट बताया था कि सेम वैसा ही हुआ। यही बात करी थी ना हमने। अब इसको यदि मैं फिर से, क्योंकि पता है क्या है, इस पीएसयू बैंक अभी एक तरह से ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पर है ना। यदि मैं आपसे पीएसयू बैंक के बारे में पूछता हूं तो बताएंगे ना कि सर ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पर है, या ऑल टाइम हाई लगाकर नीचे आया है। यस। और इसी पीएसयू बैंक के बहुत सारे शेयर्स, मैं आपको बता रहा हूं कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टमेंट कैसे फाइंड आउट करें। इसी पीएसयू बैंक के यदि मैं कुछ स्क्रिप्ट स्टॉक्स के बारे में बात करूं, तो आप मुझे बताइए, यूनियन बैंक ऑल टाइम हाई गया क्या? यूनियन बैंक कोई ऑल टाइम नहीं गया। इसमें ऊपर की रेट देखते हुए, ऊपर के चार्ट देखते हुए ये आइडिया लगा सकते हो कि यार इसमें स्टिल स्कोप है यहां तक पहुंचने का। यूको बैंक, क्या इसकी एरिया देखते हुए आइडिया लगा सकते हो इसमें भी स्टिल स्कोप है? बिल्कुल है। शायद बैंक ऑफ बड़ौदा में ना लगा पाओ, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा में ऊपर पूरी कंप्लीट रैली आ चुकी थी ऑल टाइम हाई। कैनरा बैंक में ना लगा पाओ शायद। इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया देखो, क्या इस बैंक ऑफ इंडिया में पूरा स्कोप दिखता है? जो स्टॉक कोई टाइम पे 600 भी ट्रेड किया करता था, वो आज 120 है, और उसमें लेवल है, एरियाज हैं, पॉइंट्स हैं जहां पर बाय किया जा सकता है। पीएसयू बैंक देख लो, पीएसबी बैंक देख लो, पीएनबी देख लो, महाराष्ट्र बैंक देख लो, आईओबी देख लो, आईडीबीआई देख लो, जेएनके देख लो, जितने भी शेयर्स आपको दिखेंगे वो आपको पता चलेगा कि हाँ वाकई में कुछ है जो प्राइस को जहां तक पहुंचा जा सकता है। सेक्टर भले ही ऊपर है, कोई परेशानी नहीं, सेक्टर भले ऊपर है, कोई परेशानी नहीं। ये सेक्टर में अभी बहुत सारे शेयर जो है वो अंडर परफॉर्म है, इसमें अभी बहुत सारे शेयर अंडर परफॉर्म है। ऐसा हुआ था सेक्टर, तो देखिए ये ऑल टाइम हाई पता है कब लगा चुका था यहाँ पर? 2022 में। और इस सेक्टर का एसबीआई शेयर देखेंगे, एसबीआई 2021 में ही हाई लगा गया था। सेक्टर ने तो एक साल बाद हाई लगाया। ये सेक्टर रोटेशन ही मैं बता रहा हूँ, सेक्टर रोटेशन के साथ साथ सेक्टर के अंदर आने वाले स्टॉक्स का रोटेशन भी बता रहा हूँ कि ये 2021 में एसबीआई हाई लगा गया, सेक्टर ने 22 में लगाया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने तो सेक्टर के साथ लगाया, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक ने, मतलब कैनरा बैंक तो नहीं पहुंचा शायद, ये इंडियन बैंक ने, ये सेक्टर के साथ गए। बट बाकी के जो थे, जैसे एसबीआई हाईली वेटेड है, इस सेक्टर से पहले चला गया, अकेला हाईली वेटेड शेयर। और स्टिल जैसे बैंक ऑफ इंडिया ने, बैंक ऑफ बड़ौदा ने ऑल टाइम हाई लगाया, इंडियन बैंक ने ऑल टाइम हाई लगाया, स्टिल बैंक ऑफ इंडिया, आईओबी, महाराष्ट्र बैंक ये रह गए।
ये अभी भी रह गए। मतलब ऐसा है कि आज कल परसों, या आज कल परसों मतलब आने वाले महीनों में, सालों में, यदि ये पीएसयू बैंक बहुत अच्छी तरह से ऊपर जाता है या बहुत अच्छी तरह से नीचे भी आता है ना, तो हो सकता है इसके जो ये अंडर परफॉर्म शेयर हैं, जिनमें बहुत अच्छा मूवमेंट नहीं आया, वो फिर भी अपना पूरा पोटेंशियल दिखाएं, वो फिर भी ऊपर जाए। हो सकता है कि ये यहाँ से 6000 के आसपास है, 66,000 के आसपास, सॉरी 6600 के आसपास है, कल को ये 4200 आ जाए, तब भी पीएसबी का शेयर ऊपर ही रहे। 2 साल बाद की कहानी कह रहा हूं। हो सकता है ये 10,000 भी चला जाए, तब भी पीएसबी बैंक और आईओबी और इंडियन बैंक और यूनियन बैंक ये सब कुछ ऊपर है, क्योंकि ये अंडर परफॉर्म है, इनमें अभी पोटेंशियल है ऊपर जाने का। और इसका सीधा साधा वो आपको मैंने बताया। आपको निफ्टी एफएमसीजी देखिए ना, कोविड के बाद बहुत जल्दी सबसे ज्यादा हाई लगा, पहले हाई लगाने वाले में से एक था 2000, ये और आईटी 2020 में। और आप इसमें जो हाईली वेटेज में से एक स्टॉक हुआ करता था, आईटीसी। आईटीसी ने 2023 में जाकर ऑल टाइम हाई फॉर्म किया। ये पूरा कंसोलिडेशन, जब वो ऑल टाइम हाई पर मस्त चल रहा था पूरा निफ्टी एफएमसीजी, तब आईटीसी जो है ये स्टिल यहाँ पर था 2022 तक। 1 साल बाद, 2 साल बाद तक भी आईटीसी यहाँ पर था साइडवेज था। तो ऐसे जब कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई पर हो बट उसका स्टॉक अभी भी अंडर परफॉर्म, निफ्टी मेटल को देखोगे और निफ्टी मेटल के बहुत सारे चार्ट्स को देखोगे, निफ्टी मेटल ने लगा दिया 2021 में। पर निफ्टी मेटल के बहुत सारे शेयर्स जो आप देखोगे ना, सेल, हिंद कॉपर, नेशनल एल्यूमिनियम, ये रह गए पीछे। टाटा स्टील ने ऑल टाइम हाई लगा दिया, जिंदाल स्टील ने ऑल टाइम लगा दिया, जेएसडब्ल्यू स्टील ने ऑल टाइम लगा दिया, हिंडाल्को ने ऑल टाइम लगा दिया, वेदांता ने ऑल टाइम लगा दिया। ये 4-5 शेयर रह गए। तो आपको ये देखना है, जो स्टॉक, जो पूरा सेक्टर अंडर परफॉर्म है, उसमें तो जैसे निफ्टी मीडिया है, उसमें तो अपॉर्चुनिटी मिल ही सकती है। बट सेक्टर अच्छी तरह से चल गया, बट स्टिल उसके शेयर्स अभी अंडर परफॉर्म है, शेयर्स में अच्छा पोटेंशियल लगता है जाने को, तो कोई बात नहीं। ऐसे मत समझना कि कल को निफ्टी पीएसयू यहां आएगा तो उसके सारे शेयर्स भी आ जाएंगे। आएंगे तो उसका भी मैं अल्टरनेट बताऊंगा, बट नहीं आएंगे। आई बात समझ में जो मैं कह रहा हूं आपसे? क्लियर हो रही पॉइंट जो मैं कह रहा हूं? ठीक है। यदि निफ्टी पीएसयू के बारे में बात करूं, ये एक क्वार्टरली डिमांड जोन से रिएक्ट कर रहा है। इसमें नीचे के एरियाज में बताऊं तो ये मेरे पास एक और क्वार्टरली का डिमांड जोन है। ठीक है, नीचे का ये एक एरिया क्वार्टरली डिमांड जोन। क्या फिलहाल मैं कह सकता हूं निफ्टी पीएसयू बैंक क्वार्टरली के डिमांड जोन से ऊपर जा रहा है? क्वार्टरली के डिमांड जोन से ऊपर जा रहा है। मंथली पर कोई, क्वार्टरली पर कोई सप्लाई जोन है क्या रोकने के लिए? क्योंकि हाफ ईयरली पर मेरे पास, एक बात कहूं, ऊपर तो कुछ नहीं है, पर शायद नीचे वाला डिमांड जोन सेम है। ठीक है, क्वार्टरली की यदि बात करें तो क्वार्टरली के डिमांड जोन से ऊपर जा रहा है। नीचे जो है, नीचे वाला जोन एक बैकअप के तौर पर, कि बाय चांस निफ्टी नीचे आता है, उसके साथ पीएसयू बैंक का सेक्टर भी नीचे आ गया, क्योंकि निफ्टी नीचे आएगा तो निफ्टी के हाईली वेटेड शेयर में एसबीआई भी है, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक पीएसयू में भी है, मतलब पीएसयू के हाईली वेटेड है, तो वो नीचे आएंगे। और हो सकता है उनके साथ साथ निफ्टी पीएसयू बैंक भी हाईली, जो उनके साथ वेटेड स्टॉक के साथ नीचे आ जाए। बट जो जिन शेयर्स के मैं नाम ले रहा हूँ, यूनियन बैंक, पीएसबी, पीएनबी, आईओबी, जेएंडके, ये ना, बट वो नीचे आ भी जाए ना भी आए, ये एक पूरे ओवरऑल सेक्टर के लिए एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है। हाफ ईयरली और क्वार्टरली का डिमांड यदि यहाँ आती है निफ्टी के साथ या इंडिविजुअली भी प्राइस, बताइए, बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी। ठीक, ये तो बैकअप हो गया क्वार्टरली का। आपको जिन लोगों ने रिकॉर्डिंग देखी है, जिन लोगों ने रिकॉर्डिंग देखी माई इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की 40-40, अभी 5-5 पैसे वाले के ऊपर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ 40-40-20 के हिसाब से मुझे बताइए, क्या ये ऐसा, ऐसी पिक्चर बाय डिफॉल्ट लग रही है कि यार ये 40 हो गया, ये 40 हो गया, ये 20 वाला एरिया हो गया, ऐसा मैं कर सकता हूं इन फ्यूचर? आप इसका ये भूल जाइए कि यार ये कोई सेक्टर है। आप ये याद किए कि ये सिर्फ एक स्टॉक है, ये हाफ ईयरली का डिमांड मैंने देख लिया, दिख रहा है ना, ये 40, ये 40-20 पॉसिबल है। मतलब एक 40-40-20 सारा जो गेम है इन्वेस्टमेंट करने का, इतना शानदार तरीका है, वो बैकअप के आधार पर ही तो है कि हाँ, हमारे पास एक बैकअप के जोन्स होने चाहिए, बैक टू बैक जोन्स होने चाहिए। जैसे हमें थोड़ा सा भी डाउट है कि यार इन्वेस्टमेंट वाली पोजीशन है, ये इससे इस बात का भी जवाब मिल रहा है कि यार इन्वेस्टमेंट वाली पोजीशन में स्टॉप लॉस नहीं, कोई बात नहीं, शेयर अच्छा है, बैक टू बैक जोन्स हैं, बैक टू बैक एरियाज हैं रोकने के लिए, तो उसमें इन्वेस्टमेंट की जरा, उसमें स्टॉप लॉस लेने की जरूरत नहीं है। आपको एवरेज कर लो अच्छे जोन्स पर, जो उसमें बोला ना सर ने, अरुण भैया ने, कि 3 पॉइंट है उसमें से, थर्ड पॉइंट ये है कि डोंट मिस यूज सेकंड पॉइंट, ऐसे करके बोला ना कि करंट मार्केट प्राइस से ऐसा नहीं कर देना, याद है आप सबको? ठीक है, वैसे ही अब क्वार्टरली पर एरिया कुछ जोन नहीं है रोकने के लिए, मंथली पर कोई एरिया है क्या रोकने के लिए निफ्टी पीएसयू को? बताएं, कोई एरिया नहीं है। मंथली के जोन में प्रॉपर्ली प्राइस आई थी क्या? मंथली का ही जोन था, नहीं आई, ठीक है। वीकली पर क्या मैं कह सकता हूं वीकली के इस रैली बेस रैली, ये 4 बेस कैंडल वाले जोन से प्राइस ऊपर जा रही है? बताइए, यस। और वीकली पर भी फिलहाल प्राइस इस वीकली के सप्लाई जोन को तो ब्रेक कर चुकी है, ऑलमोस्ट ब्रेक करने वाली है, और ऊपर ही एक सप्लाई जोन है। एक छोटी सी बात बताइए,
कि प्राइस जब नीचे से ऊपर जा रही है, मैं ये देख रहा हूँ कि क्वार्टरली के वीकली के डिमांड जोन से ऊपर जा रही है। क्वार्टरली वीकली के डिमांड जोन से ऊपर जा रही है। ऊपर बड़े टाइम फ्रेम का कोई सप्लाई जोन नहीं है। ये जो वीकली के सप्लाई जोन्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इनसे हमें डर लगना चाहिए, या ये टारगेट पॉइंट हो सकते हैं, या फिर ऐसा कि ये सप्लाई जोन है, 3 पॉइंट है, डर नहीं लगना है इनसे। क्योंकि प्राइस क्वार्टरली के डिमांड जोन से ऊपर जा रही है। दूसरा, टारगेट के लिए यूज़ कर सकता है। अच्छी बात है, हमने यदि यहाँ से बाय करना शुरू किया था, इस रैली पे इस रैली के फॉलो अप डिमांड जोन से, तो मैं टारगेट के लिए इसको यूज़ कर सकता हूँ। तीसरा पॉइंट, कि यही शायद वो ज़ोन होगा जो प्राइस को इस सप्लाई ज़ोन से वापस की तरफ पुश करे और मुझे किसी अच्छे एरिया तक पहुँचा दे। वीकली का तो कुछ अच्छा एरिया नहीं बना, बट हो सकता है डेली के इस एरिया तक पहुँचा दे। अच्छा ज़ोन है ना डेली का ये वाला? डेली के इस ज़ोन तक पहुँचा दे। प्राइस आएगी भले ही वीकली के सप्लाई ज़ोन से, बट देखो वीकली के सप्लाई ज़ोन के अगेंस्ट में मैं डेली के डिमांड ज़ोन की बात कर रहा हूँ, तो एक तरह से ये बात होगी ना कि क्वार्टरली और डेली 2 डिमांड ज़ोन हैं, एक सिर्फ वीकली का सप्लाई ज़ोन है, तो कहीं न कहीं बाइंग वाली साइड अभी भी मैं प्लस हूँ। ऐसा ही हुआ ना? यस। तो ये एक तरह से मैंने निफ्टी पीएसयू के बारे में सोच लिया कि ये मेरे पास निफ्टी पीएसयू है। अभी मैं बुलिश हूं और स्ट्रांगली बुलिश ही रहूंगा, क्योंकि मेरे पास बैक टू बैक लॉन्ग टर्म के लिए, अब देखो जितने बड़े टाइम फ्रेम पे बैक टू बैक जोन्स है ना, तो ये समझो लॉन्ग टर्म के लिए भी आप बुलिश रहो उसमें। कल को भले ही ये 2-4 महीने बाद 4000 आ जाए, यही कहना मैं बुलिश हूं। क्योंकि आपको ये गैप पता था, हमेशा से मालूम था कि आ सकता है। इसी वजह से तो 40-40-20 वाला रूल है कि सारा पैसा यहां नहीं लगा देना, सारा पैसा यहां नहीं लगा देना। फिर मैं कहता हूँ आपका 100 का लिया और स्टॉक 70 आ जाए, 60 आ जाए, आप किसी जानकार से बात करके कहना मैं बुलिश हूँ, मैं बुलिश था, क्योंकि आपके पास ये एरिया, यदि ये एरिया नहीं है तो कोई बुलिश नहीं है आप। कुछ ऐसे पॉइंट्स नहीं है जो प्राइस को ऊपर आने से नीचे आने से रोक सकें, फिर कोई बुलिश नहीं है। तो ये पॉइंट हो गए। अब इससे बड़े टाइम फ्रेम से मुझे लॉन्ग टर्म, बहुत लॉन्ग टर्म व्यू का पता चल गया, और छोटे टाइम फ्रेम से मुझे शॉर्ट टर्म व्यू का पता चल गया कि यदि मुझे यहाँ पर ट्रेड भी करनी हो, कोई ऐसी एरिया दिख रहा है डेली के डिमांड से, मैं करूंगा। अच्छी बात होगी कि उस वीकली के सप्लाई जोन को ब्रेक कर दे, जो वीकली पर हमने मार्क किया हुआ था, इसको ब्रेक कर दे तो और अच्छी बात हो जाएगी। और एक और बैकअप पॉइंट ये है, ये वाला पॉइंट, मतलब मेरे पास हर एक सिचुएशन में ऐसी बात है कि प्राइस ऊपर से नीचे आएगी, कुछ ना कुछ मुझे सपोर्ट करने के लिए होगा ही होगा। यस और नो? बताइए। ऐसा ही होगा ना? यस। अब इस निफ्टी पीएसयू को ध्यान में रखते हुए कुछ एक निफ्टी पीएसयू के शेयर्स के बारे में बात करें। यूनियन बैंक के बारे में हमने आज तक बात की क्या? बताएं। नहीं ना। ये ईयरली का चार्ट है। ईयरली से स्टार्ट कर रहा है, हर एक अपॉर्चुनिटी बताऊंगा। प्राइस कहीं यहाँ से इस एरिया से बहुत पीछे, कोई विदाउट लेगिंग कैंडल, एक लिस्टिंग के टाइम का एक एरिया था, वहां से ऊपर गई कोविड के बाद से, और फिलहाल ये ईयरली के इस सप्लाई जोन में पहुंची थी। ठीक है, इस सप्लाई जोन को मैं एक बारी के लिए मार्क कर रहा हूँ। ठीक है। यस। क्या ईयरली पर इसके अलावा कोई है रोकने के लिए? कुछ नहीं है। हाफ ईयरली यदि बात करूं, क्या मैं कह सकता हूं प्राइस अभी हाफ ईयरली के भी सप्लाई जोन के अंदर है, और इसमें इसके इस हाफ ईयरली जिसमें है, उसके अलावा कोई खास एरिया है भी नहीं, इसको ठीक है कंसीडर कर लो कि यार ये एक हाफ ईयरली का सप्लाई जोन है। मतलब मैं ये पॉइंट देख रहा हूं कि इसमें क्या-क्या ऊपर जाने से रोकने के लिए और क्या-क्या नीचे आने से रोकने के लिए। और क्या मैं हाफ ईयरली के इस डिमांड जोन के बारे में बात कर सकता हूँ, हाफ ईयरली के इस डिमांड जोन को मार्क कर सकता हूँ कि ये 2 डिमांड जोन ऐसे हैं, एक्चुअली ऊपर वाला ये रैली बेस रैली डिमांड जोन, क्या इसने इस सप्लाई जोन को ब्रेक किया हुआ है? इसका अचीवमेंट है, अचीवमेंट है। और खास नीचे वाले का भी अचीवमेंट, मतलब दोनों ही पॉइंट अपने आप में बेस्ट है। ये आपने यदि बेस्ट जोन को आइडेंटिफाई कर लिया, आपका आधा काम खत्म हो गया। टॉप डाउन अप्रोच करने का आधा टाइम खत्म हो गया, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करने का आधा टाइम खत्म हो गया। क्योंकि बच गया, मतलब क्योंकि आपको ये पता लग गया कि कौन से बेस्ट एंट्री पॉइंट हैं, कौन से बेस्ट बाइंग पॉइंट हैं, कौन से बेस्ट सेलिंग पॉइंट है। आई बात समझ? ये ड्रॉप बेस्ड रैली और ये रैली बेस्ड रैली, अच्छे एरियाज है ना? ठीक है, क्वार्टरली भी देखते हैं। अभी हम कर ही ये रहे हैं, सारा काम ही यही समझना चाहते हैं। क्या कह सकते हैं क्वार्टरली का कोई सप्लाई जोन था? यस। ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, हर टाइम फ्रेम का ये सप्लाई जोन था। देख लीजिए, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, और क्वार्टरली पर और ऊपर कुछ नहीं, एक ये यहाँ पर ये पॉइंट है, ठीक है। इसको वैसे भी मैं कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूँगा नहीं बाद में। कोई मुझे बताएगा इस सेंटेंस का मतलब, जो मैंने बोला कि इस वाले सप्लाई ज़ोन को मैं बाद में इम्पोर्टेंस नहीं दूँगा, इसका क्या मतलब है? यदि प्राइस यहाँ पहुँचेगी, क्यों? क्योंकि देखिए भाई, ट्रेंड सब जगह अप हो चुका होगा, प्राइस अग्रेसिवली अप होगी, प्राइस ने बहुत सारे डिमांड ज़ोन बनाते हुए सप्लाई ज़ोन्स को ब्रेक किया होगा, तो फिर ये ऑल टाइम हाई पर इस तरह से बना हुआ ज़ोन शायद कुछ दिन प्राइस को नीचे की तरफ पुश करे और फिर इसको यहाँ से ब्रेक कर दे। ये हो सकता है कुछ दिन रोके, ऐसा नहीं कि रोकेगा नहीं, रोकेगा, बट मेरे लिए इतना ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर मैं एग्ज़िट हो जाऊँ, यदि मैंने 2 साल से इस यूनियन बैंक को होल्ड कर रखा था, क्योंकि इस पूरे एक्शन में सप्लाई ज़ोन्स ब्रेक होंगे, ट्रेंड सारे टाइम फ्रेम पर अप हो जाएगा। जब ट्रेंड सारे टाइम फ्रेम पर डाउन होता है, तो डिमांड ज़ोन के ब्रेक होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं या नहीं? येस और नो? बताइए।
बिल्कुल। बैंक बड़ौदा के इस मंथली के सप्लाई ज़ोन के बारे में आप लोगों ने पूछा था कि सर ये मंथली के सप्लाई ज़ोन ने रिएक्ट नहीं किया। याद है आपको जब मैं इसका प्राइस एक्शन बता रहा था इस मंथली के सप्लाई ज़ोन के बारे में कह रहे थे? क्या बात थी? यार इसने ऑल टाइम हाई मतलब इसने अच्छा अप मूव दिया, सारे डिमांड ज़ोन फॉलो कर रहा था, ट्रेंड सारे टाइम फ्रेम पर अप हो गया था। प्राइस एक्शन ही ऐसा था। प्राइस एक्शन समझने का एक शानदार तरीका और है कि ये देखो कि स्टॉक में हो क्या रहा है। डिमांड फॉलो हो रहे हैं या सप्लाई फॉलो हो रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा तरीका है। ठीक है। अब यहाँ क्वार्टरली तक मेरे पास पिक्चर हो गई। फिलहाल मेरे लिए क्या सिचुएशन है कि प्राइस क्वार्टरली के डिमांड जोन से ऊपर जा रही है? यस और नो? यस, ठीक है। मंथली बात करता है। क्या प्राइस मंथली के भी डिमांड जोन से ऊपर जा रही है? यस और नो? यस। वीकली बात करते हैं। वीकली पर कुछ खास नहीं है। वीकली का 20 EMA जरूर सपोर्ट में आ चुका है। वीकली का कोई सप्लाई जोन भी रोकने के लिए नहीं है और डेली पर बहुत लंबे टाइम से इसमें कंसोलिडेशन हो चुका है। हो गया ना बहुत लंबे टाइम से कंसोलिडेशन? यस। कंसोलिडेशन चल रहा है। एक बार इस क्वार्टरली से रिएक्शन आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। बट फिलहाल के जो मेरे पास पैटर्न बने, वो कुछ ऐसे बने जैसे कि एक तो ये अप मूव है जो मैंने फिलहाल सर्कल किया है, जो अभी का रिसेट है, ठीक है? मैं प्राइस एक्शन समझा रहा हूँ। फिर एक ये अप मूव है जो थोड़े दिनों पहले का है। आप मुझे एक बात बताएँ, यहाँ ड्रॉप आया, उसके बाद रैली आई। ये क्वार्टरली के डिमांड से आई सबको दिख रहा है, मंथली के डिमांड से आई सबको दिख रहा है। यस। अब जब प्राइस नीचे आई, क्या इस डेली के डिमांड तक पहुँच पाई? नहीं, बिना इसके ऊपर गई। फिर प्राइस नीचे आई, क्या इस डेली के डिमांड तक पहुंच पाई? नहीं, बिना इसके ऊपर गई। फिर प्राइस ऊपर गई, क्या ये डेली का डिमांड इसको रोक पाया? नहीं, इसको ब्रेक कर दिया। अब एक तो कहानी ये रही। दूसरी कहानी यदि मैं बात करूं, प्राइस ऊपर गई, नीचे आई, डिमांड जोन फॉलो हुआ, प्राइस ऊपर गई, नीचे आई, ये ठीक है, कुछ नहीं था। ऊपर गई, नीचे आई, नीचे वाला ये डिमांड फॉलो हुआ, ऊपर गई, नीचे आई, ये डिमांड फॉलो हुआ, ऊपर गई, नीचे आई, 75 का ये डिमांड फॉलो हुआ, ऊपर गई, नीचे आई, ये डिमांड फॉलो हुआ, फिर ऊपर गई, नीचे आई, ये डिमांड फॉलो हुआ। क्या इस पूरी सिचुएशन में जो फिलहाल रिसेंट एक्शन है लास्ट 2 मंथ का, इसमें मुझे क्लियर कट पता चल रहा है कि एवरी डिमांड जोन, हर एक डिमांड जोन अच्छी तरह से फॉलो हो रहा है डेली का। प्राइस एक्शन अच्छे बन रहा है। ये मुझे होने को तो कुछ ये हायर हाइज का पैटर्न यहाँ पर भी बन रहा था, बट प्रॉब्लम क्या थी मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग, कोई प्राइस डिमांड में पहुंच ही नहीं रही थी, बिना डिमांड के ऊपर जा रही थी और डिमांड में पहुंची भी तो बहुत ज्यादा दिनों तक ये फॉलो नहीं कर पाई, इस तरह से फॉलो नहीं कर पाई। यहाँ पर फॉलो हो रहा है। तो एक तरह से क्वार्टरली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम, वीकली और डेली टाइम फ्रेम, ये एक तरह से बाइंग के फेवर में होने लगे। यस और नो? मैं पॉइंट बता रहा हूं आपको जो नोट करना है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा पॉइंट एक निकल कर आएगा। क्वार्टरली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम, वीकली और डेली टाइम फ्रेम बाइंग के फेवर होने लगे। प्रॉब्लम क्या है? ईयरली सप्लाई जोन, ईयरली टाइम फ्रेम, हाफ ईयरली टाइम फ्रेम, इवन क्वार्टरली टाइम फ्रेम भी ये सेलिंग को फेवर कर रहा है, सप्लाई को फेवर कर रहा है। अब ये एक ऐसी बात हो गई कि बायर्स ज्यादा टाइम फ्रेम के फेवर कर रहे हैं, बट छोटे टाइम फ्रेम के। सेलर्स कम टाइम फ्रेम के, सेलर्स ईयरली और हाफ ईयरली हैं, बट वो बड़े टाइम फ्रेम के। एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया मन में कि मैं किसे ज्यादा वेटेज दूं, मैं बायर्स को, डिमांड को वेटेज दूं, सेलर्स को, सप्लाई को ज्यादा वेटेज दूं। आप खुद मुझे अपना व्यू बता दो। मैं तो बताऊंगा मैं क्या सोच रहा हूं फिलहाल, वो तो मैं बताऊंगा। मैं आपसे भी आपका भी पूछता हूं। सेलर्स सेलर्स बायर, लॉजिकली सेलर्स 50-50 सेक्टर सपोर्ट है, ठीक है। अब ठीक है, ये यूनियन बैंक की एनालिसिस आप कर रहे हो। एक क्या कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, खाना खा रहे हो या फिर तब एनालिसिस कर रहे हो, दूसरे टाइम में ऑफिस का काम भी चल रहा है फिर एनालिसिस कर रहे हो, मोबाइल पर किसी से चैट या रील देखते देखते काम कर रहे हो। ऐसा कोई भी दूसरा काम करते हुए यदि किसी भी स्टॉक की आप एनालिसिस कर रहे हो, तो आप मुझे एक बात बताओ, ये पॉइंट जो मैं नोटिस करवा रहा हूँ कि ईयरली, हाफ ईयरली सेलिंग साइड, डेली, मंथली, क्वार्टरली, वीकली बाइंग साइड, ये पॉइंट नोटिस भी कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। और एक और पॉइंट यदि मैं बोल रहा हूँ पॉजिटिव साइड में, मैंने 2 सेक्शन बना दिए अपनी कॉपी में लिखते टाइम कि बाइंग के साइड में कौन कौन से फेवर हैं, सेलिंग के साइड में कौन कौन सी चीजें फेवर में। मैं बाइंग के साइड में क्या कह सकता हूँ, सेक्टर भी मेरे फेवर में है। एक और पॉइंट बढ़ गया सेक्टर का। फिर भी यदि कॉन्फिडेंस नहीं आए, लगे कि यार ईयरली के अगेंस्ट में मैं क्वार्टरली ठीक है। एक छोटी सी बात बता दो आपको, यदि मैं ऑप्शन देता कि एक ये क्वार्टरली का डिमांड जोन है और एक नीचे वाला क्वार्टरली, यदि प्राइस क्वार्टरली के नीचे वाले डिमांड जोन में आ रखी होती, क्या आप क्या आप ज्यादा कॉन्फिडेंट होते बाइंग साइड में? तब आप और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट होते, क्योंकि ये हाफ ईयरली भी है, क्वार्टरली भी है और इसका कुछ अचीवमेंट भी है, तब और अच्छी बात होती। बट अभी ऐसा नहीं। अभी स्टिल अभी वाले पॉइंट मेरे पास ज्यादा बाइंग साइड में, बट सेलिंग साइड के कम पॉइंट होते हुए भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि वो बड़ा टाइम फ्रेम है। तो पता है मैं क्या सोच रहा हूं और आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं, याद करो। आप बुलिश भी हैं पर मन नहीं हो रहा।
आप बियरिश भी हैं पर मन नहीं हो रहा। आप एनालिसिस कर चुके हो तो आपको ये पता है यार पूरा पीएसयू सेक्टर अच्छा लग रहा है, ये शेयर बहुत अंडर परफॉर्म है, ये एक बार रैली पकड़ ली, ये ईयरली का सप्लाई टेस्टेड है, फिर शायद ये 200 प्लस रुके और थर्ड टाइम तो शायद 300 प्लस 350 प्लस तो रुके ही ना। यहां से डबल होना तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है, यहां तक डबल होना तो सीधा सीधा दिख रहा है, और नीचे आने पर आपको बैकअप दिख रहे हैं कि आप यहां पर आएगा तो बाय कर लोगे, यहां पर आएगा तो बाय कर लोगे। तो आप इस तरह के स्टॉक में भले ही 40 नीचे वाले पर यहां 40 और उसके नीचे वाले पर 20 रूल अप्लाई करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर पता है क्या है कि इस बात के चक्कर में मत रहना कि आपने लाख रुपए इन्वेस्ट करने थे, उसमें से 40,000 ही किए और यहां से यदि प्राइस ऊपर चली गई नीचे नहीं आ पाई तो क्या, कोई बात नहीं, ये भी तो बहुत अच्छा मिल रहा है। हो सकता है अच्छी बात है कि आपका एंट्री 2 और एंट्री 3 में ना आए प्राइस, अभी तक तो आप यही चाहते थे ना, एग्जैक्टली वही बात बता रहा हूं कि एंट्री टाइप 2 और 3 तक, एंट्री पॉइंट 2 और 3 तक ना आए प्राइस, ठीक है, अभी तक यही चाह रहे थे करंट मार्केट प्राइस से ऊपर उठ जाए। बट यदि आपका मन इतना आज बदल चुका है कि सर नहीं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो एंट्री टाइप 2 तक भी आ जाए प्राइस तब भी मैं खुश हूं, एंट्री टाइप 3 तक भी आ जाए मैं तब भी मैं खुश हूं, तो फिर यकीन मानो दोस्त आप पूरी तरह से बदल गए हो। फिर यकीन मानो कि आपने अपने लिए, अपने पोर्टफोलियो के लिए, अपने ट्रेडिंग फ्यूचर के लिए अच्छा सोचना स्टार्ट कर दिया, आपने बदलाव की सोच ली। पर इस वाले प्रोसेस में एक बात जरूर मैं आपसे कहूंगा कि ये 40% यहाँ ले रहे हो, ये 40 और ये 20, यहाँ आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप सोचो कि यहां पर आ जाए, यहां से ऊपर जाए, या सोचो कि यहीं से ऊपर चला जाए। आप यदि यहां से ही ऊपर जाने का सोच रहे हो तो आप थोड़ा सा इम्पेशेंट होकर सोच रहे हो सकता है वो काम हो भी जाए, बट आप यहां पर होने का सोच रहे हो तो थोड़ा पेशेंट होना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। हो सकता है, हो सकता है यहां आते आते, यहां से रिएक्ट होते होते कंबाइनली आपको 2 साल लग जाए, 1 साल लग जाए, और 1 साल में यहां से स्टॉक ये 4 गुना हो जाए। बट ऐसा हो सकता है, 100% ऐसा होगा, टाइम लग सकता है, होगा जितना लंबा टारगेट चाहिए हो सकता है उसमें उतना लंबा टाइम लग जाए आपको। अरुण सर अभी नीचे यही कह के आए हम लोग जब नीचे थे कि 2-3 शेयर के नाम, यूनियन बैंक, आईडीबीआई, कि ये 2 साल में 5 गुना हो जाएंगे, इस बात की गारंटी देता हूं। चाहे पीएसयू बैंक 10,000 हो जाए या 4,000 हो जाए, 2 साल, क्योंकि 2 साल में बहुत बड़ा साइकिल कवर हो जाता है। 2 साल कल ही नहीं हो जाने वाले, हम कल तक की सोचते हैं सर। तो यदि आपको लगता है कि 40-40-20 यहाँ करना चाहिए, एमटीएफ जो पूरी प्रॉपर आपको करना चाहिए तो प्रॉपर करें, बट करंट मार्केट प्राइस पर 100% क्वांटिटी ना लेना। यूनियन बैंक में करंट मार्केट प्राइस पर आप 100% क्वांटिटी ना ले लें कि 100% क्वांटिटी लीजिए। आई बात समझ? और इसके ऊपर होते होते आपको लगता है कि इसमें कोई ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी भी फिलहाल तो है नहीं, ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी भी यदि आप निकाल सके तो निकालें। बट एक बात तय है, ये स्टॉक में हम पूरी तरह से शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, हर तरह से बुलिश है। आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इस वजह से ही मैंने आपको 40-40-20 को वीडियो देखने के लिए बोला, माय इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी का वीडियो देखने के लिए बोला, क्योंकि मैं चाहता हूं आप ये देखें और उसके हिसाब से अपनी कोई प्लानिंग करें। चाहे वो आईडीएफसी फर्स्ट क्यों ना हो, कर लो, कोई बात नहीं। 40% कर लो, 40 यहाँ के लिए रख लेना, 20 यहाँ के लिए रख लेना। बट एक बात, इसको थोड़ा सा सेपरेट, चाहे डीमेट अकाउंट अलग अलग कर लो, 2 डीमेट अकाउंट कर लो, इन्वेस्टमेंट का डीमेट अकाउंट अलग कर लो, ट्रेडिंग का डीमेट अकाउंट अलग कर लो, आपके ऊपर है। 40-40-20 के हिसाब से कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट अलग डीमेट अकाउंट करो, ट्रेडिंग कर रहे हो अलग करो। यदि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अलग डीमेट अकाउंट में होल्ड करो। ट्रेडिंग के लिए भले ही आपको कल को इस वाले डिमांड जोन में ट्रेड करना हो, डेली के डिमांड में ट्रेड करना हो, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको आपका पर्पस मालूम होना चाहिए। ऐसे इस वाले भेड़ चाल से, इस वाली पुरानी बहुत गलत थ्योरी से, इस वाले बहुत पुराने और गलत माइंडसेट से दूर हो जाओ कि आपकी ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट में बदल गई और आपने कोई चीज इन्वेस्टमेंट में ली, 10 दिन में, 15 दिन में उसने 20% रिटर्न दे दिया, आपने उसको ट्रेडिंग समझकर एग्जिट कर दिया, जैसे कई लोग शायद इक्विटास बैंक में कर गए होंगे, आईडीएफसी में भी कर गए। अपने खुद का होमवर्क करो अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से लिखो, नोट डाउन करो, अपने लिए प्लान बनाओ। आपने कितने लोग हैं कि जिन्होंने प्लानिंग करी होगी, बिजनेस प्लानिंग करी होगी, जॉब के साथ साथ करी, कुछ भी करने की नया सोची, मेहनत करी, प्लान बनाया, लिखा, नोट डाउन किया, सब कुछ वो यहां पर क्यों नहीं कर सकते? आईडीबीआई शेयर है, ईयरली का ये टाइम फ्रेम है, हाफ ईयरली, ईयरली का कुछ नहीं, ठीक है, कोई सप्लाई भी नहीं है ऐसा कोई खास। हाफ ईयरली पर मेरे पास ये एक डिमांड जोन है, हाफ ईयरली का जोन हम अपने मार्क किया हुआ है। हाफ ईयरली पर कोई सप्लाई जोन अभी इनको मार्क नहीं कर रहा हूं, पता है मैं इनको हाफ ईयरली पर क्यों मार्क नहीं कर रहा? क्योंकि मुझे लग रहा है कि यार इसमें लोअर टाइम फ्रेम पर ऐसी पिक्चर होगी जिसको अच्छी तरह से मार्क किया जा सकता है, लोअर टाइम फ्रेम की थोड़ी नीट एंड क्लीन पिक्चर होगी। एक्शन को देखकर समझ आ रहा है ना, कैंडलस्टिक ब्रेकडाउन 5th क्लास के टॉपिक को याद करते तो ये यहाँ पर हो गया। हाफ ईयरली, क्वार्टरली, क्या प्राइस क्वार्टरली के डिमांड जोन से ऊपर जा रही है और किसी सप्लाई जोन से नीचे नहीं आ रही थी? यही बात तो थी कि प्राइस किसी सप्लाई जोन से नीचे नहीं आ रही है और क्वार्टरली के डिमांड जोन से ऊपर जा रही है, यस और नो? क्वार्टरली के डिमांड जोन से ऊपर जा रही है।
मंथली पर भी प्राइस मंथली के डिमांड जोन से ऊपर जा रही है। और देखो क्वार्टरली के सारे पॉइंट्स, एक तरह से ये पॉइंट है छोटा-सा, उसके अलावा ये पॉइंट को भी मार्क नहीं करा, हो सकता है मंथली पर मिल जाए। बट कोई खास पॉइंट है नहीं, लग नहीं रहे। ये वाली कैंडल भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि देखो इसके बाद ये कैंडल की एक तो क्लोजिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं, फॉर्मेलिटी है। इस डिमांड जोन के नीचे जाती तो मानते हाँ, बहुत सेलिंग है। उसके बाद प्राइस रुक भी गई, इस डिमांड जोन ने रोक भी दिया। तो ये कोई खास पॉइंट नहीं समझ रहा हूँ। मंथली भी जाता हूँ, प्राइस मंथली के डिमांड जोन से ऊपर जा रही है। जब भी लॉन्ग टर्म के लिए सोचने लगो, ये देखो प्राइस को क्या-क्या रोकेगा, तभी लॉन्ग टर्म व्यू बनेगा। यदि 100 पर बाय कर रहे हो, 130 पर रोकने के लिए बहुत सॉलिड सप्लाई जोन है, तो फिर कैसे लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको होल्ड करोगे? लॉन्ग टर्म के लिए ये सोचो कि सब कुछ टेस्टेड हो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें टेस्टेड हो। जैसे कोई कहे कि यार ये मंथली सप्लाई जोन ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, फॉर्मेलिटी का सप्लाई जोन है, फिर ये सप्लाई जोन है। बट यहाँ होते-होते ऑलरेडी प्राइस मेरी ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। डबल हो जाएगी ऑलमोस्ट, और उसके बाद तो फिर प्राइस को रोकने का ये सप्लाई जोन पर मैं ज्यादा भरोसा भी नहीं करता, क्योंकि प्राइस फिलहाल क्वार्टरली के डिमांड जोन से रिएक्ट कर रही है, मंथली के डिमांड जोन से रिएक्ट कर रही है, कोई सप्लाई जोन से रिएक्ट नहीं कर रही है। और इस क्वार्टरली मंथली के डिमांड जोन से ऊपर जाते हुए वीकली का भी एरिया, ये फॉलो अप डिमांड जोन जो कंफर्मेशन के दिन मैंने बताया, फिर उसके बाद एक और नया फॉलो अप डिमांड जोन, कितना शानदार, और इससे प्राइस इस तरह से ऊपर जा रही है। वीकली पर भी कोई सप्लाई जोन दिख रहा है क्या आपको? मंथली पर तो कुछ है नहीं, वीकली पर भी कुछ नहीं, और डेली पर ये सारी की सारी रेंज टेस्टेड है। मतलब ये छोटे-छोटे सप्लाई ज़ोन हैं, यहाँ तक तो बहुत अच्छे टारगेट मिल जाएँगे मुझे। यदि इस आईडीबीआई को टॉप डाउन अप्रोच करके मुझे वीकली लॉन्ग मिली होती तो अच्छी बात थी ना। और सेकंड टाइम अभी भी मुझे यदि इसमें कोई फिलहाल तो कोई एरिया नहीं बना, बट मैं मान रहा हूँ कि आपसे वीकली लॉन्ग की जगह आपसे इसमें इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी शायद यहाँ मिस हो गई हो। क्या इस वीकली के डिमांड ज़ोन में हाँ, ठीक है 70 की जगह 74 पर एंट्री करें। एंट्री करने का मौका तो मिला। और कई लोग सोचे कि सर यदि मैं 70 यहाँ पर एंट्री मिस कर गया, ये ऊपर गई 80 पहुँच गई, 80 पर एंट्री करूँ, नहीं यार, एंट्री डिमांड जोन में ही करने की आदत डालो। एंट्री डिमांड जोन में आदत डालो, एंट्री करने की। अब एक छोटी-सी बात बताओ, मान के चलो कल ही मैं कह दूँ कि आप इसको बाय कर लो। आपके पास 2 ऑप्शन है, इसको एज़ ए 40-40-20 के हिसाब से ट्रेड करने का, और एक 100% अभी इसी क्वार्टरली के डिमांड जोन में ट्रेड करने का। इसमें क्या चूज़ करेंगे आप? देखिए, मेरे पास सब कुछ बाइंग के फेवर में है। सब एवरीथिंग सब कुछ बाइंग के फेवर में है। मुझे लग ही नहीं रहा कि ये प्राइस नीचे आ जाएगी। मैं इसमें बिंदास होकर 100% बाइंग इस वाले एरिया पर कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100% बाइंग। इससे पहले का जो स्टॉक था यूनियन बैंक, उसमें प्रॉब्लम छोटी-सी थी कि ऊपर सप्लाई ज़ोन से नीचे आ रही थी प्राइस, ईयरली, हाफ ईयरली से। क्या इसमें हाफ ईयरली, ईयरली से नीचे आ रही है? नहीं ना। इसमें हाफ ईयरली, ईयरली से नीचे नहीं, इसमें मैं बिंदास कर सकता हूँ, क्योंकि ये दिख रहा है प्राइस एक्शन ऐसा मुझे ऊपर जाते हुए, ऊपर रोकने वाला कुछ नहीं, इवन ऊपर के सप्लाई ज़ोन में कुछ नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ कर सकता हूँ। वहाँ नहीं कर सकता था, क्योंकि वहाँ मेरे पास सेलिंग साइड में भी कुछ नेगेटिव पॉइंट थे। यहाँ सेलिंग साइड में कुछ नेगेटिव पॉइंट निकल कर आ भी नहीं रहा है। और फिर भी अब देखो, मैं वही कह रहा हूँ, मैंने सवाल पूछा, आपने जवाब दे दिया। क्यों जवाब दे दिया? क्योंकि इससे पहले सेम सेक्टर पीएसयू बैंक का, एक यूनियन बैंक, इतने ही बड़े टॉप डाउन अप्रोच करते हुए मैंने उसमें आपको 40-40-20 की सलाह दी, तो आपने सोचा यार यही करना चाहिए, इसमें भी यही करना चाहिए। नहीं, अपनी फिर कहता हूँ प्लानिंग करो, लिखो भई, नोट डाउन करो, तरीका देखो, तरीका जानो। और फिर भी किसी को लगता है कि नहीं सर, मैं इसमें 40-40-20 करूँगा, कोई बात नहीं, करो। ये आपका ट्रेड करने का तरीका है। आप थोड़ा-सा सेफ प्ले करना चाह रहे हो, करो। अब तक सेफ प्ले नहीं किया, अब सेफ प्ले कर रहे हो, अच्छी बात है। कर लेना 40-40-20 पर यहाँ तक। यहाँ तक आना तो बड़ा मुश्किल है इसका। इन एरियाज़ में कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई बात समझ में आईडीबीआई में? और कोई कहे कि सर मैं फॉलो अप डिमांड से अभी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करूँ, कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंट्री फर्स्ट जो है, अपनी कोई फॉलो अप डिमांड बना लेना अच्छा-सा। मौका देगा, शेयर मौका देगा। ये नहीं देगा तो कोई और देगा। ये शेयर मौका नहीं देगा तो कोई और देगा। यूको बैंक है या इंडियन बैंक देखते हैं, सॉरी बैंक इंडिया, इसको देखिए, ईयरली एक इस वाले विदाउट लेगिन वाले एरिया के आसपास है, यहाँ से ऊपर जा रहा है। ईयरली कोई सप्लाई ज़ोन नहीं है फिलहाल। ये बहुत ऊपर कोई नॉर्मल सा सप्लाई ज़ोन है, जिसकी लेगआउट कैंडल भी कोई अपनी बेस से भी नीचे नहीं आई है, ठीक है? हाफ ईयरली के भी कोई ऐसे खास एरियाज़ नहीं है जिससे मैं कहूँ कि कोई हाफ ईयरली पर फ्रेश सप्लाई ज़ोन दिख रहा है क्या? एक्चुअली सारे सप्लाई ज़ोन टेस्टेड टाइप है। कुछ खास नहीं है, ये कोई सप्लाई ज़ोन दिख नहीं रहा। और इसमें हाफ ईयरली पर एक डिमांड ज़ोन है और एक डिमांड, 2 डिमांड ज़ोन। हाफ ईयरली के डिमांड ज़ोन दिख गए? क्वार्टरली पर, क्या क्वार्टरली पर हम कह सकते हैं कि प्राइस एक तरह से क्वार्टरली के सप्लाई ज़ोन टाइप स्ट्रक्चर से नीचे आ रही है? प्राइस जो है क्वार्टरली के सप्लाई ज़ोन टाइप स्ट्रक्चर से नीचे आ रही है, और सप्लाई ज़ोन टाइप स्ट्रक्चर से नीचे आते-आते उसने क्वार्टरली के ही अपने बहुत ही नॉर्मल से डिमांड ज़ोन में एंट्री दी थी, और क्वार्टरली के 20 ईएमए तक भी आई थी।
बैकअप के तौर बैकअप हमारे पास कुछ ऐसा था कि क्वार्टरली का डिमांड जोन यदि थोड़ा-सा ब्रेक भी होता, मतलब थोड़ा-सा ब्रेक भी होता ना, तब भी मुझे हाफ ईयरली के डिमांड जोन में एंट्री मिल जाती। मेरे लिए खुशी की बात ये थी। बट होपफुली प्राइस ने वैसा नहीं किया। अच्छा रहा, नहीं किया। क्वार्टरली के डिमांड जोन से ऊपर। अब ठीक है ना कि सेम टाइम फ्रेम है। क्वार्टरली सप्लाई जोन है तो क्वार्टरली डिमांड जोन। उसके साथ एडिशनल क्वार्टरली 20 ईएमए भी है। और क्या उसमें मंथली का 20 मंथली का भी डिमांड जोन है मेरे पास? मंथली का भी डिमांड जोन। एक बार मंथली का एक ये सप्लाई जोन रोकने के लिए पॉइंट, दूसरा सप्लाई जोन ये रोकने के लिए पॉइंट, और तो कोई खास लग नहीं रहा, इधर कुछ खास नहीं है। ये 2 ही पॉइंट है और ये रोकेंगे, कुछ दिन के लिए रोकेंगे, ब्रेक हो जाएँगे, उस बात की गारंटी बहुत आसानी से। मतलब इसमें आपका पेशेंस टेस्ट नहीं होगा बिल्कुल। यहाँ इस क्वार्टरली के डिमांड से, ठीक है? अब प्राइस ऊपर जा रही है। क्वार्टरली और मंथली दोनों से। वीकली पर कुछ खास ना था, बट ठीक है, फॉर्मेशन अच्छे बने लगे। डेली पर ये मेरे पास एक परफेक्ट डिमांड जोन। अब एक छोटी-सी बात बताओ, ये परफेक्ट डिमांड जोन शायद आप पीएसयू बैंक जिस दिन क्वार्टरली के डिमांड जोन में आया था ना, उसी दिन की बात है, क्योंकि ये ऑनगोइंग बैच की बात है, इस वजह से मुझे याद है उसमें आईडीबीआई में भी एंट्री मिली, इसमें भी एंट्री मिली। प्राइस इस जोन में आती है, अच्छा अप मूव। अब ये अप मूव यदि आप ट्रेडिंग के लिए भी काम में लेते हो कि क्वार्टरली डिमांड जोन था, उसे डेली का डिमांड जोन अच्छा मिल गया, मंथली भी वहां पर था। ये देखो, आपको 2 वीक 4 डेज मतलब आधे महीने में 25% का रिटर्न मिला, जो मैंने हुडको में आपको बताया ना, ठीक है? सही 25% का आधे मंथ में 15 डेज के आसपास आपको इतना रिटर्न मिला। 3 वीक समझ लो, कम कम होता है क्या ये? यदि पूरी एनालिसिस आपने की हुई हो तो। और उसके बाद सेकंड टाइम प्राइस आई है, अब वापस से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, इसी डेली के डिमांड जोन से, या मैं कहूँ वीकली के विदाउट बेस कैंडल टाइप स्ट्रक्चर से, जहां से एक्चुअल बाइंग आई है। ऊपर सप्लाई ज़ोन मेरे पास कुछ ना रहा, ना क्वार्टरली पर, ना वीकली पर, ना मंथली पर, कुछ अच्छा सप्लाई ज़ोन मेरे पास है नहीं। ऊपर जाने के लिए बहुत कुछ है, ऊपर जाने के सोचने वाले पॉइंट मेरे पास बहुत कुछ है। इसमें मैं बुलिश कैसे नहीं हो जाऊँ? क्योंकि मेरे पास स्कोप है प्राइस को ऊपर जाने का। और क्वार्टरली, मंथली, वीकली सब फॉलो भी प्राइस बहुत अच्छी तरह से कर रही है। एक यू यू इस तरह से रिकवरी आ सकती है इसमें, बहुत शानदार। और ऊपर करूँ तो बहुत ऊपर यहाँ तक। अब यहाँ तक रिकवरी आने में, मतलब मैं कहूँ 300 होने में आज 150 या 120 है, 300 होने में हो सकता है थोड़ा-सा टाइम लगे। बट मेरे लिए इससे बेस्ट सिचुएशन कुछ नहीं हो सकती कि 1-2 सप्लाई ज़ोन, 1-2 ब्रेकर हैं बस प्राइस को रोकने के लिए, और नीचे से नीचे आने टाइम रोकने के लिए बैक टू बैक डिमांड जोन्स है। फिर बैक टू बैक ब्रेकर्स हैं। मतलब ऊपर रोकने के लिए ज़्यादा नहीं है, नीचे रोकने के लिए ज़्यादा है। अब इसमें फिर से वही आपकी चॉइस कि आप 40-40-20 का रूल करो, या सारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर दो, या ऐसे करो कि यार मैंने सर यहाँ पर 100% पैसा लगा दिया था, ठीक है लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फिलहाल कुछ टाइम बाद ऐसा हो गया कि पैसा बन भी रहा था, रिटर्न दिखा भी, मार्केट डाउन आ गया, क्रैश कह लेते हैं, क्रैश हो गया, 20,000 18,000 आ गया, उस दौरान प्राइस यहाँ पर आ गई, वापस से यहाँ पर एवरेज करो। ये एवरेजिंग डबल क्वांटिटी से करो, ये एवरेजिंग भले ही आप फिर ईएमएफ से करो, उतना भरोसा आपको होना चाहिए, आप पूरी एनालिसिस करें कि ईएमएफ से भी डबल क्वांटिटी से भी यदि आप यहाँ पर एवरेजिंग करते हैं, वो आपको बेस्ट रिकवरी दे, वो आपका एवरेजिंग पॉइंट को ही बहुत शानदार तरीके से बदल दे। और अब यहाँ से ऊपर जाते-जाते लगता है कि अब इसके किसी वीकली के इस फॉलो अप डिमांड जोन, मतलब ये यदि अच्छा एक और कैंडल बन जाए, एक कैंडल और बन जाए वीकली की, तब मैं इसको कुछ इस तरह से मार्क कर सकता हूँ कि इससे मैं फॉलो अप डिमांड जोन से ट्रेड कर सकता हूँ, कर लो। इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, कर लो। एंट्री पॉइंट ढूँढना है ना आपको, एंट्री पॉइंट ढूँढ लो। फेवर में तो सारी चीज़ें हैं, माहौल तो जान ही लिया, व्यू तो जान ही लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एनालिसिस करके आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट, फिर उसमें आपकी चॉइस कि आप इसमें 40-40-20 करते हैं, डायरेक्ट सारा पैसा एक ही जगह पर कमिट करते हैं, वो आपके ऊपर है। और ये आज आपका होमवर्क है। बिल्कुल नीचे से नीचे का लेवल यदि आपका ब्रेक हो जाए दीपक, आपको लगने लगे कि अब रोकने के लिए कुछ नहीं है। जब स्टॉक ऑल टाइम हाई चला गया तो हमारा एक्शन एक ही होगा कि हम उसके 50, 60, 70%, 50-60% करेक्ट होने का वेट करें। बेस्ट से बेस्ट डिमांड जोन आने तक वेट करें, उसको साइड में कर दें। बोल्ड लेटर्स में उस चार्ट के ऊपर लिख दें कि ये स्टॉक 700 है, 300, 350 नहीं आएगा तब तक मैं कुछ नहीं करूँगा। गुड नाइट दिनेश।